हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट का पार्ट 1 देखा। उसमें हमने एप्टीट्यूड टेस्ट क्या क्या होता है, उसमें जीआरई, जी मैट, मैट, ये सैट, मैट और भी स्कॉलिस्टिक एंड बहुत तरह के एप्टीट्यूड के बारे में जाना। अब हम कुछ विशेष एप्टीट्यूड के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो हम लोगों का ये वीडियो कुछ विशेष एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड है। अब हम उसे देखते हैं एक एक करके। तो एप्टीट्यूड, जैसा कि हम जानते हैं कि यह क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि एक किस चीज का कंपोनेंट है, किसी भी काम का करने का जो कॉम्पिटेंस होता है, किसी भी कार्य का करने की क्षमता का एक निर्धारण करने का एक घटक है। तो ये जो उत्कृष्ट योग्यता जो होती है, आउटस्टैंडिंग योग्यता को हम क्या कहते हैं, टैलेंट कहा जाता है। ठीक है। तो ये टैलेंट एप्टीट्यूड जो होता है, ये टैलेंट फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है। एप्टीट्यूड इनबॉर्न पोटेंशियल होता है, ये हेरिडिटी से आता है, एनवायरनमेंट से ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का की देन होती है और इससे कुछ कार्य में ये दिखता है। ये योग्यता किसी भी प्रकार के कुछ सर्टेन प्रकार के कार्य होते हैं जिनको करने में दिखता है। यह एक जन्मजात क्षमता होती है जिससे कि बाद में ट्रेनिंग से विकसित किया जा सकता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट के मेनली 3 पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल रीजनिंग, एक होता है लॉजिकल एबिलिटी, तीसरा होता है वर्बल एबिलिटी। तो ये जो है कि ये जॉब के नीड पर आधारित होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इनमें ये एप्टीट्यूड जो है तो विशिष्ट भूमिकाओं में किस जॉब के लिए क्या चाहिए, इसको जांचने में इसकी उपयोगिता होती है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो उनको जिस तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होता है उसके लिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उन जिनमें ये एप्टीट्यूड पाया जाता है उन्हें वो अपने यहाँ जॉब पर रखते हैं। तो ये अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, संख्या से जुड़ा होता है। ये एप्टीट्यूड संख्या संबंधी योग्यता को जांचने के लिए किया जाता है। ये किस तरह से व्यक्ति संख्याओं को डील करता है, किस तरह से उनको निष्पादित करता है, किस तरह से हैंडल करता है नंबर्स को, इसकी जांच की जाती है। तो द प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चंस जो होता है, इसमें अभ्यास प्रश्न जो होता है, aptitudetest.com में इस तरह के बहुत सारे अभ्यास परीक्षण मौजूद हैं। आप चाहें तो जाकर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट मौजूद हैं जो कि एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को नौकरी देने के लिए करते हैं। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल टेस्ट जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 4 आंसर का ऑप्शन होता है। एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज विथ 4 ऑप्शंस और 6 ऑप्शंस, या तो 4 ऑप्शंस होंगे और 6 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो ये टेस्ट समयबद्ध होता है, इसका टाइम लिमिट होता है, इसलिए काम जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है और इसमें प्रेसिजन की भी उतनी जरूरी, प्रेसिजन के साथ जल्दी करना होता है। मतलब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको समय भी जल्दी करना है, समय की बाध्यता है और साथ साथ प्रेसिजन भी है, एक्यूरेसी भी है, सटीकता की आवश्यकता होती है। यह है कि इसमें कैलकुलेटर्स की अनुमति होती है इस तरह के टेस्ट में, लेकिन ये हर टेस्ट के लिए नहीं, किस तरह का टेस्ट है उस पर ये निर्भर करता है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा कि नहीं। तो बहुत तरह के न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सबसे कॉमन क्या है, बेसिक अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। 5 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में: मैथमेटिकल नॉलेज, न्यूमेरिकल लॉजिक, न्यूमेरिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पाए जाते हैं। तो आप जब ऑनलाइन जाकर देखेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चंस, तो आपको ये इस तरह के प्रश्न उसमें मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, तो स्कूल एडमिशन में होता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स जब अपने
सिलेक्शन, जॉब के सिलेक्शन के लिए लोगों का जब चुनाव करते हैं, कर्मचारियों का जब चयन किया जाता है, उस समय इस टेस्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का टाइप जो होता है वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है उसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है और न्यूमेरिकल लॉजिक होता है। तो स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में होता है न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स संबंधी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हम इन्हें देख लें कि ये न्यूमेरिकल रीजनिंग का जो टेस्ट होता है उसमें किस किस तरह का किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग हम लोग जानते हैं ना, फैक्टराइजेशन करना हो। उसके अलावा एज रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, प्रॉफिट और लॉस से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं। फिर मिसिंग नंबर्स आपको इंसर्ट करने होते हैं कि नंबर्स दिए हुए हैं 2, 3, 4, उसके बाद 6, तो यहाँ पर मिसिंग नंबर में तो मैं बहुत आसान सा क्वेश्चन बता रही हूँ। इस तरह के मिसिंग नंबर्स एवरेज निकालने को कहा जाता है। प्राइस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी को जांच करने के लिए इन सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है कि ये थिंकिंग का एक प्रोसेस है, एक तरह का थिंकिंग है जिसमें कि प्रेमाइसिस एंड रिलेशंस, यहाँ पर प्रेमाइसिस का मतलब परिसर नहीं होता है, यहाँ पर होता है प्रेमिसेस मतलब सेंटेंसेस जो होता है, और रिलेशन बिटवीन प्रेमिसेस तर्क वाक्यों के बीच में रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। तो बहुत तरह के लॉजिकल रीजनिंग होते हैं फिलॉसफी में, साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो 4 टाइप के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है डिडक्टिव रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं निगमनात्मक, यहाँ पर हम लिखें निगमनात्मक तर्क। निगमनात्मक तर्क। इंडक्टिव में हुआ आगमनात्मक। निगमनात्मक और आगमनात्मक तो बहुत कॉमन टाइप का रीजनिंग होता है, तर्क होता है, जो कि हम लोग हर समय इसके कांटेक्ट में आते हैं। फिर तीसरा है एबडक्टिव रीजनिंग। तो एबडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि डिडक्टिव पहले समझना कि डिडक्टिव रीजनिंग में पहले जनरल रूल बनाया जाता है और उसके बाद उससे एक एक केस पर हम लागू करते हैं। जैसा मैंने हर बार बताया है कि डिडक्टिव रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहले रूल बता दिया गया कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये जनरल रूल है। अब हम उसको एक एक केस पे लागू करेंगे। तो मार्स इज अ प्लैनेट, तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा कि मार्स विल मूव अराउंड द सन। इंडक्टिव रीजनिंग में है कि एक एक केस को हम देखते हैं फिर उसको जनरल रूल में लाते हैं। तो जैसे कि एक एक केस में देखेंगे कि अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। मार्स इज अ प्लैनेट, मार्स मूव्स अराउंड द सन। Mercury is a planet, Mercury moves around the sun. Venus is a planet, Venus moves around the sun. तो इस तरह से एक केस को हमने देखा कि हर प्लैनेट जो है सो सन के अराउंड घूम रहा है। तो हमारा जनरल रूल क्या बन जाएगा इससे कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो इंडक्टिव रीजनिंग हुआ। एबडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? यह एक लॉजिकल इन्फरेंस है जो कि अमेरिकन फिलोसोफर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने बनाया था, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को एक प्रोबेबल, जिसमें कि कोई ऐसी मतलब आप कोई कंक्लूजन, संभावित कंक्लूजन जिससे निकालते हैं, उसे ये एबडक्टिव रीजनिंग कहता है। जैसे आपने देखा कि एक सूप बाउल जो है वो आप कहीं रूम में एंटर किए, किसी के घर गए तो टेबल पर आपने देखा कि सूप बाउल पड़ा हुआ है, खाली सूप बाउल पड़ा हुआ है टेबल में। तो आपका क्या होगा, आप एबडक्शन का यूज करके ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो घर का मालिक है वो अभी
सूप रखा हुआ है बाउल में, आप घर में किसी के घुसते हैं और डाइनिंग टेबल पर एक बाउल में सूप रखा हुआ है और कोई व्यक्ति वहां नहीं है, तो आपका एबडक्शन क्या होता है? एबडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि जो घर का मालिक है अभी तुरंत वापस आ रहा है, तब आकर वो सूप को पिएगा, तो इसे हम एबडक्टिव रीजनिंग या इसे एबडक्शन भी हम कहते हैं। तो इसको मतलब है कि कोई चीज आप देखें और उससे आप ये अंदाज लगाते हैं, ये तर्क लगाते हैं कि अभी जैसे सूप का बाउल रखा हुआ है और कोई वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई है घर का, जो घर में है वो आके अभी सूप पिएगा या सूप रख कर गया है। तो एबडक्टिव रीजनिंग एक इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है और उसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन बताता है। मतलब क्या है कि आपने देखा सूप का बॉल, तो आपका इनकम्प्लीट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, केवल सूप का बॉल आपने देखा और आप उससे क्या कर रहे हैं कि आप उससे जुड़ा हुआ मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन सोचते हैं कि अब आएगा घर का ओनर और वो सूप को पिएगा। तो ये एब्डक्टिव रीजनिंग क्या है? डेली डिसीजन मेकिंग में इसका यूज होता है। ठीक है। और फिर है रीजनिंग बाय एनालॉजी, सादृश्य के द्वारा तर्क। ये क्या है कि रीजनिंग बाय एनालॉजी एक तरीका है जो दूसरे को हेल्प करता है समझने में और रीजन करने में। ये एनालॉजिकल रीजनिंग क्या है? एक तरह का आर्गुमेंट है जो कि एनालॉजी के द्वारा आप किसी विशेष प्रकार की थिंकिंग को डिफाइन करते हैं। क्योंकि इसका ये एग्जाम्पल यही है कि कोई चीज को आप कह रहे हैं कि किसी चीज सिमिली के द्वारा या मेटाफर के द्वारा किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका सबसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है कि लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट। मतलब कि लाइफ का जो है ना, लाइफ एक चॉकलेट बॉक्स की तरह है और आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है उसमें से। पूरा बॉक्स चॉकलेट से भरा है और उसमें कौन सा चॉकलेट आपको मिलने वाला है। तो ये मेटाफर और सिमिलीज को के द्वारा एनालॉजी क्रिएट किया जाता है। ठीक है। तो इसे हम दो तरह का एनालॉजी का यूज होता है, एक अल्फाबेट का एनालॉजी और ये नंबर का। इसमें मिलता जुलता है, जैसे हैमर, नेल, कॉम, हेयर, वाइट, ब्लैक, अप, डाउन। मतलब इस तरह का एनालॉजी करते हैं जिसमें कि वर्ड का एनालॉजी होता है। तो वर्ड में क्या किस तरह का एनालॉजी होता है? एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम मतलब अपोजिट, सिनोनिम मतलब सेम वर्ड का हम यूज करते हैं, तो इसे एनालॉजी कहते हैं। तो एबडक्टिव रीजनिंग या एबडक्शन क्या है कि प्रोबेबल कंक्लूजन हम बना रहे हैं जिस चीज को देख रहे हैं। तो इस तरह से ये 4 तरह का लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो ये वैरायटी ऑफ वर्ड्स का रिलेशनशिप बताता है। तो ये क्या है कि इसमें ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं। एनालॉजी का ये हो गया, रीजनिंग बाय एनालॉजी। अब आ गया म्यूजिकल एप्टीट्यूड। ठीक है। तो हमने लॉजिकल रीजनिंग देखा, न्यूमेरिकल रीजनिंग देखा। न्यूमेरिकल रीजनिंग में हमने देखा कि किस तरह के प्रश्न होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 4 तरह के लॉजिक के बारे में हमने जाना और उसके आधार पर आपका टेस्ट होता है। उसमें आपको डिडक्टिव, इंडक्टिव और एबडक्टिव और रीजनिंग बाय एनालॉजी के प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें आपको उसके और उससे आपके लॉजिकल रीजनिंग का एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि आप डिडक्टिव में सही डिड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, इंडक्टिव में एक एक केस को स्टडी करके सही तरह से जनरलाइज कर रहे हैं कि नहीं, एबडक्टिव में आप किस तरह से जो चीज़ देख रहे हैं और जो आप लाइकली टू सी सोच रहे हैं उसके बारे में रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर एनालॉजीज जो होता है उसमें मेटाफर और सिमिली का यूज होता है, तो इसका टेस्ट होता है। अब हम चलते हैं अगला
एप्टीट्यूड है म्यूजिकल एप्टीट्यूड, जिसमें ये किस तरह से इस एप्टीट्यूड को हम टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट किस तरह से म्यूजिक एप्टीट्यूड यहाँ पर होगा म्यूजिकल एप्टीट्यूड। तो म्यूजिक एप्टीट्यूड या म्यूजिकल एप्टीट्यूड क्या है? किसी भी छात्र के पोटेंशियल को देखना कि किस तरह से वह म्यूजिक के सीखने की क्षमता को जांचता है। म्यूजिक एप्टीट्यूड क्या है कि किसी भी छात्र में म्यूजिक सीखने का क्या एप्टीट्यूड है। म्यूजिक अचीवमेंट इज अ मेजर, म्यूजिक जो कि छात्र हैज ऑलरेडी लर्न इन म्यूजिक, मतलब क्या है कि संगीत उपलब्धि का एक माप है जो छात्र में पहले से मौजूद है, उसमें म्यूजिक का सेंस है कि नहीं। अगर पीपल आर नॉट बॉर्न knowing how to compose a music in a given style, तो they must be learned। अब कोई व्यक्ति को अगर म्यूजिक का थोड़ा सेंस है और उसे वो सीख कर नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसे सेंस है तो उसे म्यूजिक की उसको अगर वो सीख लेता है तो उसे म्यूजिक में अचीवमेंट या उसे म्यूजिक की उपलब्धि माना जाता है। जो स्टूडेंट्स को हाई लेवल का म्यूजिक का अचीवमेंट है, उनको यह कहा जा सकता है कि जो म्यूजिक में उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनमें म्यूजिक का एप्टीट्यूड है। तो स्टूडेंट जिनका लो लेवल ऑफ म्यूजिक अचीवमेंट है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अगर म्यूजिक किसी में एकदम म्यूजिक का सेंस नहीं है और किसी में म्यूजिक का सेंस थोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लो लेवल है म्यूजिक का अचीवमेंट या संगीत की उपलब्धि का लेवल उसमें कम है, बल्कि ये कहा जाए कि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, क्योंकि वो उसमें म्यूजिक का लो अचीवमेंट है, मतलब म्यूजिक का सेंस है, उसमें एप्टीट्यूड है म्यूजिक का। अगर उसे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए या उसे अच्छे से सिखाया जाए तो वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकता है। लेकिन किसी किसी में म्यूजिक का बिल्कुल एप्टीट्यूड नहीं होता है, तो उसमें कोशिश करके भी वो क्षमता का विकास नहीं किया जा सकता है। तो जो स्टूडेंट जिसका लो लेवल ऑफ अचीवमेंट है, उसको अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो वो संगीत की योग्यता और संगीत की उपलब्धि में उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जो लो म्यूजिक एप्टीट्यूड में है, अगर एप्टीट्यूड है, म्यूजिक एप्टीट्यूड है लेकिन उनका अचीवमेंट कम है, तो वो लोग ट्रेनिंग से हाई अचीवर हो सकते हैं। तो सब व्यक्ति में होता है म्यूजिक का एप्टीट्यूड, लेकिन कुछ लोग सुन सकते हैं और कुछ लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो सब जो लोग सुनना पसंद करते, कोई जरूरी नहीं है कि वो परफॉर्म भी कर सके। तो कहा जाता है कि 2/3 ऑफ जो हम लोग हमारी सभी व्यक्ति जो पूरी जनसंख्या या लोग हैं, उसमें 2/3 जो लोग हैं, 2/3 लोग हैं जिनके पास म्यूजिक का एप्टीट्यूड होता है जिनमें, और बाकी लोग या तो अबव एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज म्यूजिक एप्टीट्यूड रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत हाई लेवल ऑफ म्यूजिक एप्टीट्यूड होता है या बहुत लोवेस्ट लेवल ऑफ म्यूजिक एप्टीट्यूड होता है। तो ये कहते हैं कि जो म्यूजिक एप्टीट्यूड जिसमें है, उसको अगर ट्रेनिंग अच्छे से दिया जाए तो वो उस क्षेत्र में एक्सेल कर सकता है। तो जेनेटिक मेकअप जो होता है, मतलब आनुवांशिक संरचना ही व्यक्ति के संगीत योग्यता का निर्धारक होता है। हेरिडिटी से म्यूजिक एप्टीट्यूड आता है, लेकिन यह इसको निर्धारित नहीं करता। तो बच्चे जो हैं, अगर उनको थोड़ा म्यूजिक एप्टीट्यूड है तो उनकी जो 9 वर्ष की आयु तक है, वो 9 वर्ष की आयु तक उनके संगीत की गुणवत्ता बदलती रहती है। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे जन्म से लेकर 9 वर्ष तक उनके संगीत की गुणवत्ता बदलती है और 9 साल के बाद उनकी संगीत की योग्यता स्थिर हो जाती है। मतलब जिसमें एप्टीट्यूड है वो दिखने लगता है और उनको ट्रेनिंग के साथ उनको अचीवर म्यूजिक में उपलब्धि हासिल कराई जा सकती है। इसलिए पहले जो 9 साल होते हैं
म्यूजिक एप्टीट्यूड लेवल बदलता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन होता है, इसीलिए कहा जाता है कि 9 साल की उम्र तक म्यूजिक एप्टीट्यूड का डेवलपमेंटल स्टेज होता है, विकास का स्तर होता है। 9 साल के बाद फिर वो प्रॉपर ट्रेनिंग से किसी लेवल तक वो पहुंच सकता है। तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है, इसे कहते हैं ऑडी, ऑडियो नहीं, ऑडी। ऑडी में क्या होता है कि ये म्यूजिकल डेवलपमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो कि वैसे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 3 से 4 साल के हैं और वो म्यूजिक एप्टीट्यूड के डेवलपमेंटल स्टेज में है, विकास की अवस्था में है। ये टेस्ट का पर्पस क्या है कि ये टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ये मानक और विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। ये परीक्षण जो है वो बच्चों के बारे में माता पिता और शिक्षक को विशिष्ट जानकारी देता है, जो बच्चों को औपचारिक, इनफॉर्मल और फॉर्मल, औपचारिक दोनों तरह से संगीत के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। तो ये ऑडी जो है ना, म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये ऐसे चरित्र का नाम है जो लघु गीत सहित छोटे गाने बोलता और गाता है। ऑडी में 2 परीक्षण होते हैं, इसमें छोटे छोटे राइम्स और म्यूजिक, इसमें शॉर्ट सॉन्ग्स को एक स्पेशल शॉर्ट सॉन्ग बच्चे गाते हैं। इसमें टोन और रिदम दोनों को अलग अलग दिनों में बच्चों को अलग अलग तरह से बच्चों पर एडमिनिस्टर किया जाता है। एक दिन में टोनल, एक दिन में रिदम। तो इससे ये दोनों टेस्ट जो हमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि बच्चा 10 प्रश्न शामिल होता है और जिसमें से कि ये टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। जो टोनल और रिदम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, एक एक दिन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है प्राइमरी मेजर ऑफ म्यूजिक ऑडिशन, इसको PMMA कहा जाता है शॉर्ट में। ये भी म्यूजिक के एप्टीट्यूड टेस्ट का एक म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी मेजर्स ऑफ म्यूजिक ऑडिशन, संगीत श्रवण के प्राथमिक उपाय। इसमें क्या है कि इस लघु संगीत वाक्यांशों की रिकॉर्डिंग, इसमें क्या है कि ये शॉर्ट म्यूजिकल फ्रेजेस का रिकॉर्डिंग होता है। ये बच्चों किंडरगार्टन से लेकर 3 साल के बच्चों में, कक्षा 3 से लेकर 3 साल, किंडरगार्टन से 3 तक, कक्षा 3 तक के बच्चों में ये टेस्ट कराया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। और वैसे बच्चे को भी जो स्पेशल नीड वाले, तो ये टेस्ट या तो इंडिविजुअल बेसिस पर होता है या ग्रुप में कराया जाता है, या तो प्रत्येक बच्चे पर कराया जाता है या पूरे क्लासरूम में किया जाता है। ये PMMA में 2 सब टेस्ट होते हैं, एक टोनल, एक रिदम। टोनल सब टेस्ट में क्या होता है, एक दिन, और रिदम सब टेस्ट दूसरे दिन, जैसा कि पिछले में भी था। और 2 दिनों में एक क्या होता है कि 2 दिन एक सप्ताह के भीतर में होते हैं, 2 वीक में नहीं, एक सप्ताह के अंदर 2 दिन में कराया जाता है। और हर सब टेस्ट को अलग अलग से रिकॉर्ड किया जाता है और हर रिकॉर्डिंग में प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स होते हैं और 40 टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। इस टेस्ट का पर्पस क्या है कि बच्चे की एबिलिटी को जानना कि वो संगीत को वाक्यात्मक अर्थ दे पाता है या नहीं, ये क्षमता को ये मापता है, संगीत का वाक्यात्मक अर्थ निकालने में। अगला एप्टीट्यूड टेस्ट है म्यूजिक का। ऐसे तो बहुत सारे म्यूजिक के एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, लेकिन हमने 3-4 लिया है ताकि आपको इन टेस्ट की कुछ नाम की जानकारी हो सके। तो अगला है इंटरमीडिएट मेजर ऑफ म्यूजिक ऑडिशन, इसको कहते हैं IMMA। IMMA संगीत श्रवण के मध्यवर्ती उपाय, इंटरमीडिएट मेजर्स ऑफ म्यूजिक ऑडिशन। इंटरमीडिएट मेजर ऑफ म्यूजिक ऑडिशन क्या है, यह क्यों बनाया गया, क्योंकि ये PMM का एडवांस वर्जन है। ये किस एडवांस वर्जन है किसका, जो हमने पहले देखा, एडवांस वर्जन ऑफ PMMA।
प्राइमरी म्यूजिक मेजर्स ऑडिएशन। ये इसमें 2 टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं और सेम मैनर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब टेकिंग टेस्ट कैसा है कि दोनों में टोनल और रिदम हो सब टेस्ट होते हैं और दोनों डेवलपमेंटल म्यूजिक एप्टीट्यूड को मेजर करते हैं, म्यूजिक अचीवमेंट को नहीं। किस तरह से विकासात्मक संगीत योग्यता को मापते हैं। केवल 2 टेस्ट के बीच में IMMA और PMMA में डिफरेंस क्या है? डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या है? ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चों को हाई ओवरऑल म्यूजिक एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई करना होता है, सो दैट कि वो स्पेशल म्यूजिक एक्टिविटी में उनको शामिल करने के लिए या भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ये बच्चों के म्यूजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेस को मापता है ये टेस्ट। तो ये टेस्ट 6 साल से 9 साल के बच्चों के बीच में 6 to 9 और 10 to 11 ईयर्स के बच्चों का म्यूजिक योग्यता को मापने के लिए किया जाता है। हमने पहले ही देखा था कि 9 साल तक बच्चों का संगीत की योग्यता में जो उपलब्धि होती है या जो ये संगीत योग्यता होती है वो फ्लक्चुएट करती है, लेकिन 10 से 11 साल में या 9 से 11 साल के बीच में वो स्थिर हो जाता है। फिर अगला है म्यूजिक एप्टीट्यूड प्रोफाइल। ये म्यूजिक एप्टीट्यूड प्रोफाइल एक वैलिड टेस्ट है जो कि स्थिर म्यूजिक एप्टीट्यूड को जांचता है। जब स्थिर हो जाता है मतलब 9 से 11 साल के बाद, 9 साल तक तो वो फ्लक्चुएट करता है, 11 साल के बाद ये 4 से 12 तक के छात्र, क्लास 4 to 12 के छात्रों का ये म्यूजिकल एप्टीट्यूड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है और इसमें 7 डिफरेंट डायमेंशंस को स्टेबलाइज किया जाता है। और यहाँ पर ये हर बच्चों में व्यक्तिगत रूप से या ग्रुप में एडमिनिस्टर किया जाता है इस टेस्ट को, इंडिविजुअली या ग्रुप में। इसमें यह एक्लेक्टिक टेस्ट बैटरी है, एक्लेक्टिक। इसमें एक्लेक्टिक टेस्ट बैटरी है। इसमें क्या क्या होता है कि इसमें स्थिर संगीत की योग्यता मतलब 7 डायमेंशंस को मापने के लिए किया गया है और स्थिर संगीत योग्यता के साथ साथ स्थिर संगीत योग्यता जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइज्ड म्यूजिक एप्टीट्यूड को मापने के लिए, साथ साथ इसमें म्यूजिक के 7 डायमेंशंस को भी मापा जाता है। तो इस तरह से हमने 4 म्यूजिकल एप्टीट्यूड के टेस्ट को देखा। अब हम ऐसे और भी कई हैं म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को जांचने और मापने के लिए, लेकिन हमने 4 लिया। और वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। अब वर्बल रीजनिंग टेस्ट में हमने पहले डिस्कस किया था कि इसमें बोलने की मौखिक तर्क परीक्षण होता है, तो इसमें बोलने के साथ साथ वर्बल रीजनिंग टेस्ट में हमारी एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि हम कितना लिखित अंशों को समझ पाते हैं और लिखित मौखिक तर्क के द्वारा मौखिक तर्क परीक्षण में हमें लिखित अंशों को समझने की योग्यता और उसको जानने की योग्यता का परीक्षण होता है। वर्बल रीजनिंग टेस्ट में प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिसमें एक पैसेज होता है और उस पैसेज में फिर उसके साथ क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर हमें ट्रू फॉल्स कैन नॉट से इस तरह के रिस्पॉन्सेस होते हैं, उसमें प्रतिक्रिया हमें इस तरह की देनी होती है। तो एम्प्लॉयर्स जो कि वर्बल रीजनिंग टेस्ट का प्रयोग करते हैं वो आपके स्किल लेवल को जांचते हैं कि आप लैंग्वेज को किस तरह से डील करते हैं, लैंग्वेज के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं। यहाँ पर
किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में, किसी भी कामकाजी माहौल में मौखिक तर्क परीक्षण जो है आपके बात करने का जो तरीका है वो आपको लोकप्रिय बनाता है। तो इसलिए आपको जिस में उस भूमिकाओं के लिए सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपके मौखिक कौशल की आवश्यकता है, वहाँ पर आपका वर्बल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। यहाँ पर किस किस तरह का वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है, तो इसमें हम पॉपुलर टेस्ट क्या क्या है, तो पहला है SHL वेरीफाई एबिलिटी टेस्ट। SHL ना, इसको अब CEB का हिस्सा है। ये सबसे वाइडली यूज टेस्ट पब्लिशर है SHL, जो कि आपको इस टेस्ट को एप्लीकेशन प्रोसेस में, आप इस टेस्ट परीक्षण में आवेदन प्रक्रिया के दौरान परीक्षण होता है। इसमें वर्बल टेस्ट में टाइम लिमिट होता है, और कितना टाइम लिमिट होता है, 17 से 19 मिनट का टाइम लिमिट होता है, 17 to 19 मिनट्स। और आपको क्या करना होता है कि अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको बहुत जल्दी और एक्यूरेट काम करना होता है। दूसरा है SHL VMG। ये सीरीज जो है टेस्ट, उसमें टेस्ट बैटरी जो है उसमें मैनेजेरियल और ग्रेजुएट आइटम बैंक के रूप में जाना जाता है। MGIB का मतलब हुआ मैनेजेरियल एंड ग्रेजुएट आइटम बैंक। इसमें क्वेश्चन जो होता है इस टेस्ट में, वो एक आइटम बैंक होता है। आइटम बैंक, आइटम्स तो हम क्वेश्चंस को ही करते हैं, उससे सेलेक्ट किया जाता है, जहां हर आइटम डिफिकल्टी लेवल के आधार पर चुना जाता है, और इसका कंटेंट जो है हर टेस्ट में अलग होता है, ताकि इसकी सामग्री अलग अलग होती है, ताकि उम्मीदवार एक दूसरे से शेयर नहीं कर सके, मतलब एक दूसरे से पूछ नहीं सके, कॉपी नहीं कर सके। तो ये टेस्ट जो है ये 12 मिनट का होता है। 12 मिनट्स में आपको 24 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो ये हुआ SHL VMG, और वो था SHL वेरीफाई एबिलिटी टेस्ट। अब और भी दो टेस्ट हैं जिसको हम देख लें। वर्बल एबिलिटी टेस्ट में टैलेंट क्यू एलिमेंट वर्बल एबिलिटी, इसमें क्या है कि ये बिग डिफरेंस विद दिस टेस्ट इज दैट दे आर एडाप्टिव, मतलब ये एडाप्ट करने लायक है, अनुकूलित है। मतलब क्या है कि प्रत्येक प्रश्न की कठिनाई को आप अडाप्ट कर लेते हैं। कैसे अडाप्ट करते हैं, तो आपका डिफिकल्टी जो है, हर क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी या कठिनाई का स्तर है, वो आप पहला क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करते हैं उसके द्वारा डिटरमाइंड हो जाता है। मतलब पहला जो आपने किया, उसके बाद अगला क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उससे अधिक होगा। और आप क्या है कि क्वेश्चन ज़्यादा, जैसे जैसे अधिक डिफिकल्ट होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप उसका अगर आंसर करते हैं तो आपकी एबिलिटी का लेवल आपको पता चल जाता है, क्योंकि प्रश्न धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं। इसमें जो है कि एक क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड का टाइम रहता है। इस क्वेश्चन 90 सेकेंड का टाइम रहता है, और उसके बाद फ्रेश सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और 75 सेकेंड पर सेकेंड आफ्टर दैट। 90 सेकेंड का क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद 75 सेकेंड या 75 सेकेंड हर क्वेश्चन के लिए। ये नए सेट के प्रश्नों के साथ एक सामान्य समय सीमा 90 सेकेंड है, और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के लिए 75 सेकेंड रहता है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर होता है, MCQs होता है, और वे आप जो SHL में यूज किए उससे तुलना में अधिक है। और इससे आप क्या होता है कि आप बेस्ट गेस करने में आपको डिफिकल्ट होता है, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है टैलेंट की। फिर है क्राइटेरियन पार्टनरशिप यूटोपिया वर्बल क्रिटिकल रीजनिंग सेट। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये पर्यावरण का विषय है, एनवायरनमेंट पर आधारित क्वेश्चन होता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं, और टाइम लिमिट 20 मिनट्स होता है। और ये क्वेश्चन जो है धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाते हैं, प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट, कठिन, उत्तरोत्तर कठिन मिलते रहते हैं, है ना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है।
अगला फिर हम आता है हमारा रीजनिंग जो है वो मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट होता है। मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट में क्या है, ये नौकरी उस ऐसी नौकरी के में असेसमेंट के लिए ये टेस्ट किया जाता है जहाँ पर यांत्रिक समझ की ज़रूरत होती है। तो मतलब कहाँ किस तरह क्या कहाँ यांत्रिक समझ की ज़रूरत होती है, तो जहाँ इंजीनियरिंग का जॉब है, जहाँ पर अप्रेंटिस का नौकरी करना है, वैसी वैसी जगह पर मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट का लिया जाता है। मैकेनिकल रीजनिंग इसमें वर्बल या न्यूमेरिकल रीजनिंग की का टेस्ट नहीं लेता है। इसमें बहुत सारे प्रश्न या टॉपिक ऐसे होते हैं जो जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ऑप्टिक्स, साइंस से जुड़े होते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट फ्री मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट इसको कहते हैं, जो कि इसमें क्वेश्चंस किससे रिलेटेड होते हैं, गेयर्स, पुली, फोर्सेस, मतलब साइंस के टॉपिक से इसके क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, फिजिक्स से जुड़े होते हैं। तो मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट आपकी एबिलिटी को असेस करता है और मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को आप कितना अप्लाई कर पाते हैं ये एप्टीट्यूड को देखता है। ये एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप टेक्निकल जॉब के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए या इमरजेंसी सर्विस, आर्म्ड फोर्स में जाते हैं, तब आपको आपका मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट कि आपको मैकेनिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। ये मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट जो है ये आपको मैकेनिकल और यांत्रिक और फिजिक्स से संबंधित अवधारणाओं को समझने की क्षमता का टेस्ट होता है। इसको जानने के लिए और अवधारणा को सीखने के लिए मैकेनिकल रीजनिंग को में सफलता होने प्राप्त करने के लिए आपको फिजिक्स और मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, क्लियर या वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में 8 डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो एक फोर्स से होता है, लीवर्स, पुलीज, गियर्स, स्प्रिंग, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, हाइड्रोलिक्स, टूल्स, ये सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें क्या है कि हायरिंग प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए आपको 80% से ज़्यादा अंक हासिल करना होता है। मैकेनिकल रीजनिंग टेस्ट आपकी एबिलिटी, मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को समझने की एबिलिटी को जांचता है। ये टेक्निकल जॉब, इंजीनियरिंग और आर्म फोर्स के लिए किया जाता है। ये टेस्ट 20 से 25 मिनट्स का होता है। इसके एग्जाम्पल हैं कि रैमसे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट एक है, रैमसे मैट 4 जिसको कहते हैं, ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस फॉर एंट्री पोजीशन इन कैरियर्स, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल स्किल के कैरियर में जाने के लिए ये टेस्ट देना होता है। और फिर एक है बेनेट मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, ये मैकेनिकल नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन का आकलन करता है। बेनेट टेस्ट जिसको बेनेट एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, ये कैंडिडेट्स को हेल्प करता है क्या चीज़ दिखाने में, अपना स्पेशल परसेप्शन स्किल, मतलब स्थान से संबंधित स्थानिक धारणा कौशल और यांत्रिक तर्क को बताने में इससे कैंडिडेट का स्पेशल परसेप्शन स्किल आंका जाता है और मैकेनिकल रीजनिंग एबिलिटी को जांचा जाता है। और ये इस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्शन में काम आता है। ये टेस्ट मैकेनिकल रिपेयर और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन में। तो बेनेट मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट में 55 क्वेश्चंस होते हैं और ये 25 मिनट का टेस्ट होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट मैकेनिकल टेस्ट। इस तरह से हमने वर्बल एबिलिटी, मैकेनिकल, लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट को देखा। दैट्स ऑल, थैंक यू।